Hello students, I welcome you all to this beloved channel Beloved Academy. इस क्लास में हम डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, फिर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ करके दो तीन टॉपिक्स लास्ट के आपके क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 1 के जो हैं उनको पढ़ेंगे। ये मेरे ख्याल से पार्ट नंबर 5 है और ये आखिरी पार्ट होगा आपके इस चैप्टर का। ओके, तो अब तक हमने देखा था कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ था, साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ जब से ये शुरू हुआ था वहाँ से लेकर। लेकिन आज की क्लास में हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि इंडिया में साइकोलॉजी डेवलप कैसे हुआ है। सो टॉपिक ही है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। तो सबसे पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसॉफी में साइकोलॉजी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था और द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज आल्सो एस्टेब्लिश। और ये कब हुआ था? इट वाज इन 1915। सो 1915 में 1915 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी पहली बार फिलोसॉफी डिपार्टमेंट में एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था और वहीं पे पहला लैब भी एस्टेब्लिश किया गया था साइकोलॉजी का। ओके, सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में the first department of psychology in the year 1916 and another department of applied psychology in 1938. So 1915 में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ था। देन 1916 में डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बना था और उसके भी बाद 1938 में अप्लाइड साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट शुरू हुआ था। इसलिए अगर कोलकाता यूनिवर्सिटी में कोई भी इंसान साइकोलॉजी को पढ़ रहा है, हम बहुत ही उसको प्रेस्टिजियस ऐसे करके मानते हैं। देखो, ऐसे तो हम DU, BHU, फिर जो क्रिस्ट है, ये सारी यूनिवर्सिटी को बहुत देखते हैं कि ये बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन कोलकाता यूनिवर्सिटी में बहुत ही, क्योंकि शुरुआत ही साइकोलॉजी का वहीं से हुआ था। ओके, सो इंडियन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर NN सेनगुप्ता, who was trained in USA in the experimental tradition of Wundt. Professor G. Bose was trained in Freudian psychoanalysis. तो दो साइकोलॉजिस्ट बहुत ही प्रोमिनेंट थे, उनका नाम लिया गया था डॉक्टर NN सेनगुप्ता। उनकी जो ट्रेनिंग थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था USA में। जो विलियम वुंड के बारे में हमने पढ़ा, जो स्ट्रक्चरलिज्म के शुरुआत किया था उन्होंने, तो उनके अंडर इन्होंने ट्रेन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और इनके बाद डॉक्टर भी होंगे शायद, प्रोफेसर जी बोस, उन्होंने फ्रूडियन साइको एनालिसिस में उनकी ट्रेनिंग थी। जैसे फ्रूडियन साइको एनालिसिस हमने पढ़ा था ना 5th नंबर मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के 5th नंबर स्कूल पे, तो वो है। उसके बाद देयर आर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइकोलॉजी सपोर्टेड बाय द UGC एट उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो दो साइकोलॉजी के एक्सीलेंस सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे, जिनको जो कि एक कहाँ पे है? उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर पे और दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। ओके, देन दुर्गानंद सिन्हा इन हिज बुक साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस published in 1986 traces the history of modern psychology as social science for Indian 4 phases. सो इंडिया में सोशल साइंस के तौर पे जब साइकोलॉजी को हमने एज ए सोशल साइंस माना है, उसकी पूरी मॉडर्न साइकोलॉजी की हिस्ट्री किस बुक में हमें पढ़ने को मिलता है? दुर्गानंद सिन्हा जी के साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस बुक में देखने को मिलता है 4 फेजेस में। ओके, तो ये कुछ है इंडिया की हिस्ट्री, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री डेवलपमेंट की। इसके बाद कुछ हम ये तो कुछ एरियाज है जहाँ पर साइकोलॉजी क्या काम आती है वो देख लेते हैं। सो साइकोलॉजी इन इंडिया इज़ नाउ बीइंग अप्लाइड इन डाइवर्स प्रोफेशनल एरियाज। लेकिन अभी इंडिया में साइकोलॉजी बहुत लेवल पे, बहुत जगह जगह पे यूज़ होती है। जैसे कि चिल्ड्रन के साथ जिनके स्पेशल नीड्स है, स्पेशल प्रॉब्लम है, फिर हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, कॉरपोरेट में HR डिपार्टमेंट में है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट में है, स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेक्टर इन IT इंडस्ट्री। बहुत जगह अभी तो साइकोलॉजी का बहुत भास्ट मतलब क्या है, बहुत भास्ट तरीके से स्प्रेड है साइकोलॉजी। अब ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ साइकोलॉजी का यूज़ नहीं है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, यूज़ हर जगह पे है। तो अभी हम कुछ ब्रांचेस है साइकोलॉजी के देख लेते हैं। पहला तो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। सो कॉग्निटिव का मतलब है भाई, कॉग्निटिव का मतलब पूरा मेंटल प्रोसेस आ जाता है, जिस पर हमारा जो क्या कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी मेंटल प्रोसेस है, वो उनकी एक्विजिशन कैसे होते हैं, स्टोर कैसे होता है, मैनिपुलेशन कैसा होता है, देन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है वो इन्फॉर्मेशन,
जो हम रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट में, और फिर वो ही इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो मेजर कॉग्निटिव प्रोसेसेस है वो क्या है? अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ आती है। दूसरा है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो भाई नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो देखते हैं कि जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है एंड द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम एंड जेनेटिक्स, उसके साथ हमारा बिहेवियर का क्या रिलेशनशिप है, ये देखते हैं। ओके, बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे फिजियोलॉजिकल पार्ट के बारे में देखता है, लेकिन वो कैसे साइकोलॉजी के साथ रिलेटेड है, माइंड के साथ रिलेटेड है, वो ही देखते हैं। फिर न्यूरोसाइकोलॉजी तो प्रॉपर ब्रेन की स्टडी है, और ब्रेन और माइंड कैसे रिलेटेड है, कैसे माइंड के वजह से ब्रेन इन्फ्लुएंस होता है, कैसे ब्रेन के फंक्शंस के वजह से, स्ट्रक्चर के वजह से, रिवेयरिंग के वजह से हमारा माइंड और हमारा बिहेवियर, थिंकिंग, थॉट सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, वो देखा जाता है। ओके, so neuropsychologists do their research on people with normal functioning as brain as well as on people with damaged brain by following advanced technologies like EEG, PET and fMRI etc. तो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट नॉर्मल ब्रेन जिनकी है उनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं, जिनकी ब्रेन कहीं पे किसी प्रॉब्लम की वजह से डैमेज हो गया या कोई इंसिडेंट की वजह से, उनके ऊपर भी स्टडी करते हैं। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी देखते हैं कि हमारी जो फिज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज होती है डिफरेंट एज में, और उसके साथ साथ हम ओवरऑल पूरे लाइफ में डेवलप कैसे करते हैं, हम लाइफ स्पैन में पूरी कंसेप्शन से लेके ओल्ड एज तक डेवलप कैसे करते हैं, इन सबको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में देखते हैं। देन सोशल साइकोलॉजी, तो भाई नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है, अलग अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल साइकोलॉजी में सोशल एनवायरनमेंट कैसे हमें अफेक्ट करता है, कैसे लोग जैसे सोचते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को, कैसे एक दूसरे के जो सोच है उसको एक दूसरा लोग इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में, कैसे सोसाइटी से हम इन्फ्लुएंस्ड है, कैसे हम सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वही सारा चीज़ सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं। इसके बाद सोशल साइकोलॉजी में और भी कुछ चीज़ें हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड, तो अगर जो सोशल साइकोलॉजी में हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट है, उनकी इंटरेस्ट रहती है लोगों की एटीट्यूड को पढ़ना, कन्फर्मिटी, ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, हेल्पफुल बिहेवियर, प्रेजुडिस, एग्रेशन, सोशल मोटिवेशन, इनर ग्रुप रिलेशन, इन सब चीज़ों को देखने में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है कि लोगों की एटीट्यूड कैसे फॉर्म होती है, फिर कैसे कुछ लोग जैसे जो अथॉरिटी रहती है उनके साथ ओबीडियंट बिहेवियर करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन कैसे रहता है, हेल्पफुल बिहेवियर कैसे होता है, प्रेजुडिस, एग्रेशन, सोशली मोटिवेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ आ जाता है। ओके, फिर क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी, तो ये भाई कल्चर का क्या रोल होता है हमारे बिहेवियर, थॉट और इमोशन पे, वो दिखाता है। इट एज्यूम्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल बट ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। सो जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल पोटेंशियल के ऊपर नहीं है, वो कल्चर पे कैसा है, कल्चर के इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। जैसे कुछ कल्चर में अगर कोई चीज़ सही है और कुछ कल्चर में अगर कुछ चीज़ों को गलत माना जाता है, तो अगर जो सही मानता है किसी चीज़ को, वो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में जाएगा, वहाँ पे अगर इस चीज़ को गलत मानेगा तो उसको खटकेगा ये चीज़। सेम वाइस वर्सा, किसी कल्चर में किसी चीज़ को अगर हम गलत मानते हैं और किसी में सही मानते हैं, तो यहाँ से कोई इंसान अगर उठ के ऐसे कल्चर में आएगा जहाँ पे वहाँ पे जो गलत है यहाँ पे वो सही है, तो इस चीज़ को वो खटकेगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो मेंटल पूरा प्रोसेस है वो कल्चर से इन्फ्लुएंस है। तो ये हम कल्चरल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट साइकोलॉजी, वही बात है, हमारे जो फिजिकल फैक्टर्स है सच एस टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है, या फिर ह्यूमन्स उसको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब वही एनवायरनमेंट में जो चीज़ है वही देखते हैं। हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ के बारे में तो पहले भी बात कर लिए हैं माइंड और बिहेवियर में, कि हेल्थ में जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस हो गया, एग्जाम्पल एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो वो कैसे किसी भी इलनेस के ट्रीटमेंट को मतलब प्रिवेंट करते हैं या फिर कैसे उसको डैमेज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कोई अगर बीमार है और उस बीमारी को लेके वो स्ट्रेस्ड और ज़्यादा है, एंजाइटी में और ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बीमारी है लेकिन वो माइंड में एक पीसफुल माइंड है, उसका हेल्दी माइंड है उसका, कि चलो ठीक है, अब बीमार पड़ गए तो ठीक है, मैं काम करूँगा और इससे निकल जाऊँगा, तो इससे उस इंसान को हील करने में और मदद मिलेगा। ओके,
फिर हमारा बहुत ही प्रोमिनेंट क्लिनिकल और काउंसलिंग, यही सब के बारे में आप लोग ज़्यादा सुने होंगे। और जब आपने साइकोलॉजी लेने के लिए रिसर्च किया था, शायद यही 2-3 आएगा सामने, इसके बाद एक और आएगा ऑर्गेनाइजेशनल फोरेंसिक, ये सब। सो ये प्रोमिनेंट है, जहाँ पर हम किसी भी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनके कॉजेज़ को देखते हैं, ट्रीटमेंट को देखते हैं, उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वैसे चीज़ों को देखते हैं। डिसऑर्डर्स जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक सब्सटेंस एब्यूज़, ये सारी चीज़ें। क्रॉनिक सब्सटेंस एब्यूज़ का मतलब है नशा करना, है ना, अरे नशा। सो यहाँ पे क्या करते हैं, दो अलग अलग बात है, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो लोग इंटेंसिव ट्रेनिंग के थ्रू गुजरते हैं, जहाँ पे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं, इंटेंसिव ट्रेनिंग देके, थेरापी देके, या फिर वो लोग साइकोथेरापी देते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है वो इंसान को डेली लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है उनसे डील करने में मदद करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के मामले में, फिर किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स है, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे करियर काउंसलिंग या फिर एडल्शन काउंसलिंग, ये सारा चीज़ काउंसलिंग में आएगा। लेकिन क्लिनिकल में हम ज़्यादातर लोगों को साइकोथेरापी दे के ठीक करने की कोशिश करते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको। इसके बाद एक और प्रोमिनेंट है, जो कि हमारा 10th नंबर, इंडस्ट्रियल या फिर ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट, इसको हम आयो साइकोलॉजी भी कहते हैं। सो इसमें ऑफ कोर्स जो इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो इंडस्ट्री है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे लोगों का जो बिहेवियर है उसके ऊपर देखते हैं। फिर वो फोकसिंग ऑन बोथ वर्कर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉय दैम। तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है उनके ऊपर भी देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है। जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी जो अथॉरिटीज़ है, इनके ऊपर भी ध्यान रखते हैं, ये साइकोलॉजी का जो पार्ट है। फिर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आर कंसर्न विद ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, इम्प्रूविंग वर्क कंडीशंस एंड डेवलपिंग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज़। तो ये लोग ज़्यादातर आपको एचआर में मिलेंगे, या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह, कंसल्टेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिकल कंसल्टिंग, ये सब कुछ करते हैं। मतलब जहाँ पे वो लोग मंथली या फिर वीकली विजिट करेंगे, विजिट करके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, एम्प्लॉयज़ को, कि काम कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उनकी मेंटल हेल्थ को ठीक किया जा सकता है। या फिर वीकली सेशन होगा कि किसी को कोई दिक्कत है तो आ सकते हैं उनके पास, बात कर सकते हैं। फिर ग्रुप सेशन होगा, तो ये कुछ करते हैं। फिर इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी। भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या ही मैं बताऊँ, जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग जो एजुकेशनल और वर्क सेटिंग से वहाँ पे काम करते हैं, और ये लोग काम करते हैं, रिसर्च करते हैं इन इशू पे जो कि एजुकेशन के लिए रेलिवेंस है, जो कि काउंसलिंग और लर्निंग प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब स्टूडेंट्स के पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके और सीखने वाली जो भी दिक्कत है, एजुकेशन में जो भी दिक्कत आती है, इनको लेके ट्रीट करते हैं। देन हमारा आता है स्कूल साइकोलॉजिस्ट। स्कूल साइकोलॉजिस्ट में भाई स्कूल में या फिर स्कूल में ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करना जो कि इंटेलेक्चुअल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों के उसको प्रमोट करे, इन सारी चीज़ों पे काम करना। मतलब कैसे स्कूल में करिकुलम अच्छे से प्लान किया जा सकता है, कैसे बच्चों के डेवलपमेंट अच्छे से किया जा सकता है, कैसे जिन बच्चों को स्पेशल नीड्स है, जो स्पेशली एबल बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल की जा सकती है, इन पर ध्यान देते हैं। फिर वो लोग जो भी साइकोलॉजी का नॉलेज है वो स्कूल सेटिंग में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल साइकोलॉजिस्ट या फिर स्कूल काउंसलर के नाम पे अभी बहुत पॉपुलर है। ये भी एक बहुत ही मेजर इम्पॉर्टेंट करियर प्रोस्पेक्टस है जो अब साइकोलॉजी में अगर आप जाओगे तो। फिर कहाँ, अरे कहाँ गए, अच्छा, लास्ट में हमारा 13 नंबर बचा है, आखिरी में आ गए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो भी एथलीट्स हैं उनके परफॉर्मेंस को या फिर उनके मोटिवेशन को एनहांस करने का काम करते हैं। ये भी बहुत एक प्रोमिनेंट फील्ड है आज के दिन में साइकोलॉजी के। तो ये तो हमने देख लिया, क्या देखा था हमने, बताओ कितने फील्ड्स है, ब्रांच कितने हैं साइकोलॉजी के। लेकिन अभी हम नेक्स्ट एक और टॉपिक देखेंगे कि साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन, कि ये जो साइकोलॉजी है, अब तक तो हमने देखा कि साइकोलॉजी के खुद के कितने डिसिप्लिन है, टोटल हमें कितना मिला, 13 डिसिप्लिन मिला। लेकिन अभी देखेंगे कि साइकोलॉजी अलग अलग जो डिसिप्लिन है उन पर ये क्या इम्पैक्ट करता है, ये हम अभी देख लेते हैं। ओके, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचेगा, शायद क्या नाम होगा इसका, साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, एंड आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो विद दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम चैप्टर 2 पे चले जाएंगे। ओके।
कहाँ गया कहाँ गया? Okay, so any field which deals with people would definitely recognize the relevance of knowledge of psychology. Similarly, psychologists also acknowledge the relevance of other discipline in understanding human behavior. तो बात यह है कि जैसे दूसरे डिसिप्लिन में साइकोलॉजी का बहुत रेलिवेंस है, कोई भी डिसिप्लिन जो लोगों के साथ डील करता है उस पर साइकोलॉजी का रेलिवेंस है ही है। सेम एज साइकोलॉजी भी इस बात को एक्नॉलेज करता है कि हमें भी आप लोगों से बहुत मदद मिलता है जब हम ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम अपने को सिर्फ बड़ा नहीं बोल सकते और दूसरे को छोटा नहीं बोल सकते, या फिर मतलब वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोगों को मदद कर रहे हैं, कोई दूसरा हमें मदद नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली आपका एक डायग्राम है जो कि एनसीईआरटी से ही लिया है मैंने। सो इसमें क्या है कि पहली बात तो इकोनॉमिक्स है, देन म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, मेडिसिन है, साइकियाट्री है, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन। तो इतनी सारी तो ब्रांचेस है जिनमें साइकोलॉजी का बहुत बड़ा, बहुत हद तक रेलिवेंस है। अगर आप जूम करके देखना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप जूम करके देख सकते हैं। ओके, सो फिलोसफी पहली बात, पहला है फिलोसफी। तो फिलोसफी भाई करता क्या है? फिलोसफी लोगों के मोटिवेशन और इमोशंस के ऊपर कंसर्न है। लोग की जो थॉट्स हैं, जो डीप थिंकिंग है, लोग मोटिवेट कैसे होते हैं, वो इमोशन को कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ों पे देखते हैं। सो इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th century, Wundt and other psychologists adopted the experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged। तो वहीं से ये जो फिलोसफी आया ना, हमने देखा ना कि साइकोलॉजी कहाँ से आया है, फिलोसफी से आया है। तो फिलोसफी बेसिकली लोगों के मोटिवेशन और इमोशन के ऊपर स्टडी करते हैं, और वहाँ से जो इमोशन वाला पार्ट है वो जब इस तरीके के क्वेश्चन जब आया था तो वहीं से साइकोलॉजी का जन्म हुआ। हम ये कह सकते हो। ये कब के बात है? ये 19th सेंचुरी की बात है। उसके बाद मेडिसिन है। अब मेडिसिन में क्या है कि जो हेल्दी बॉडी है, अगर किसी को हेल्दी रहना है उसके लिए एक हेल्दी माइंड की ज़रूरी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ, मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहेगा, या फिर दिमाग स्वस्थ रहेगा तभी शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। तो साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, लोगों को प्रिवेंट करते हैं कि उनकी कोई हेल्थ हजर्डियस ना हो, और वो हेल्थ हजर्ड होने टाइप के कुछ बिहेवियर ना करें। और इसीलिए ये दो डिसिप्लिन एक साथ आकर लोगों के वेलबींग में काम करते हैं। ओके, फिर आ जाता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी आएगा। सो पॉलिटिकल साइंस में क्या होगा बेटा? Psychology has contributed to deal the study of micro-level economic behavior, particularly in understanding consumer behavior, saving and decision making। तो जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी को लेके पढ़ते हैं, पैसे फाइनेंस को लेके पढ़ते हैं, उनको ह्यूमन माइंड को समझने की बहुत ज़रूरी है कि माइंड काम कैसे करता है, जो कंज्यूमर है उनका दिमाग कैसे चलता है, किन चीज़ों को वो अच्छा मानते हैं, किन चीज़ों को वो पसंद करते हैं। तो ये जो पूरा कंज्यूमर बिहेवियर है, या फिर लोग सेव कैसे करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी कौन करता है बेटा? साइकोलॉजी करती है। और इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड करके ही तो इकोनॉमी में काम किया जाता है कि जब पता चलेगा लोग डिसीजन कैसे बनाते हैं, लोग चीज़ों को खरीदना अगर चाहते हैं तो उसका डिसीजन कैसे लेते हैं, तभी ना वो लोग ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर पाएंगे जिसको देखकर लोग ऐसे डिसीजन ले कि हम ये खरीदें। समझ में आ गई ना? सो स्कॉलर हु हैव वर्कड on problem have received the Nobel Prize in Economics, namely H. Simon and D. Kahneman and T. Selling। तो इन तीन लोगों ने इकोनॉमिक्स में, नहीं जो मतलब स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में इन तीन जो स्कॉलर हैं इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जो कि इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने स्टडी किया। अब अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात देखें, सो पॉलिटिकल साइंस में क्या करती है साइकोलॉजी? पर्टिकुलरली इन अंडरस्टैंडिंग इश्यूज रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, नेचर ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर रिजोल्यूशन एंड वोटिंग बिहेवियर। तो साइकोलॉजी से ही लोगों का बिहेवियर समझ में आता है। तो वहाँ से समझ में आता है कि हम किस तरीके का पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो लोग हमारे फेवर में आएंगे, किस तरीके से लोगों के साथ हम मैनिफेस्टो अगर देंगे, कैसी अगर प्रतिश्रुति उनको देंगे तो उनका वोटिंग बिहेवियर पॉजिटिवली हमारी तरफ आएगा, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, किस कौन सा बात बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा।
कौन सा वो लोगों की वीकनेस है जहाँ पर हम अगर पोक करेंगे तो लोग ट्रिगर होंगे। तो ये सारी चीज़ों को कहाँ से मिलेगा लोगों को पॉलिटिक्स में, साइकोलॉजी से आएगा। तो इसलिए ये दो रिलेटेड हैं। सो सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी कम टुगेदर टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल विद इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो अलग अलग सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लोगों का बिहेवियर कैसे होता है वो कौन बताता है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मिलके बताता है। ओके, ये ना ऐसा नहीं है कि आपको रटने की ज़रूरत है, आप बस कॉन्सेप्ट को समझो और फिर आप अपने आप से लिख सकते हो। अगर आपने साइकोलॉजी ऑप्ट किया है तो मेरा उम्मीद है कि आपको स्पून फीडिंग की ज़रूरत तो नहीं है। देन कंप्यूटर साइंस, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द एफर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस हैज़ बीन इन मिमिकिंग द ह्यूमन माइंड। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड engineers आर सीकिंग to make computers not only more and more intelligent but also machine which can sense and feel। तो कंप्यूटर का हमेशा से यही मतलब आइडियोलॉजी रहा है कि ह्यूमन माइंड को मिमिक करे, यानी कॉपी करे। और ह्यूमन माइंड को कॉपी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसा मशीन बनाना वो लोग नहीं चाहते थे जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, बल्कि एक मशीन ऐसा जो सेंस भी कर सके और फील भी कर सके। तो ये सेंस और फील कहाँ से आएगा बेटा, साइकोलॉजी में। तो ये जो सेंस और फील वाली बात है ये साइकोलॉजी ही कंप्यूटर साइंस को देती है, वहीं से आया। अब लॉ और क्रिमिनोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिमिनल का दिमाग कैसे काम करता है, क्रिमिनल बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है, कैसे कोई बच्चा बहुत सादा सीधा था अचानक से एक क्रिमिनल दिमाग वाला बन जाता है। तो ये सारी चीज़ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सो जब भी किसी लॉयर को या फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट को इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो उसको साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे व्हाट आर द डिपेंडेबल साइंस ऑफ गिल्ट एंड फॉल्सहुड, कि लोग गिल्ट के कब महसूस करते हैं, फॉल्सहुड कब महसूस करते हैं। देन व्हाट फैक्टर्स आर हेल्ड इम्पॉर्टेंट इन होल्डिंग ए कल्प्रिट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शन। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे हम मेंटल लेवल पे जाके उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं अपने एक्शन के लिए। मतलब हम जो क्रिमिनल का दिमाग है, किसी ने कोई क्राइम क्यों किया है, क्यों किसी का दिमाग क्रिमिनल जैसा बन गया है, क्यों किसी ने कोई क्राइम कमिट किया है। तो जब इन सारी चीज़ों को इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं तभी हमें ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजी की, है ना। द नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। सो मीडिया जहाँ भी आता है तो मीडिया क्या करता है, मीडिया से ही लोगों के एटीट्यूड बनते हैं और चिल्ड्रन जो है एंड देयर बिहेवियर इन डोमेन एंड बोथ दिस डिसिप्लिन कम टुगेदर। सो मीडिया ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर बिहेवियर। सो जब लोग मीडिया देखते हैं, मतलब मीडिया कंज्यूम करते हैं, किसी भी तरीके का मीडिया हो, डिजिटल मीडिया, पेपर मीडिया या फिर टेलीविज़न, किसी भी तरीके का मीडिया हो, विजुअल मतलब ऑडियो विजुअल किसी भी तरीके का हो, उससे लोगों का एटीट्यूड फॉर्म होता है, बिहेवियर फॉर्म होता है। तो मीडिया में हम क्या चीज़ दिखाने से लोगों को अच्छा लगेगा, क्या चीज़ दिखाएंगे तो लोग उसको मानेंगे, ये सारा चीज़ कहाँ से ये लोग जानेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी है जो डेवलप करनी करते हैं ना, ये स्ट्रेटेजी फॉर बेटर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें साइकोलॉजी ही तो हेल्प करती है कि हम अगर इस चीज़ को अगर इस तरीके से तोड़ मोड़ के दिखाएंगे, थोड़ा मिर्च मसाला डाल के दिखाएंगे तभी तो लोगों को अच्छा लगेगा। इस तभी तो हमारी टीआरपी बनेगी। तो ये जो क्या चीज़ करने से टीआरपी बनेगी, अच्छा मतलब बढ़ेगी, क्या चीज़ करने से लोगों को अच्छा लगेगा, लोग देखेंगे, ये साइकोलॉजी से ही तो आता है ना मीडिया वालों के दिमाग में जब वो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। तो इसी पे वो दोनों रिलेटेड है। तो अगर आप पे सवाल आए कि ये रिलेटेड कैसे है भाई, तो आपको लिख देना है कि इस तरीके से scientists have made use of music in raising vocal performance. Music and emotion is another area in which number of studies have been carried out. Music therapy is different ragas for curing certain physical ailments. तो म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में भी साइकोलॉजी का काम है, क्योंकि म्यूज़िक के बेसिस पे लोगों को हील किया जा सकता है। जहाँ पे आजकल एक नया फील्ड भी जनरेट हुआ है म्यूज़िक थेरेपी के नाम पे, जहाँ पे अलग अलग राग को यूज़ करके, अलग अलग रागास को यूज़ करके डिफरेंट फिजिकल जो लोगों की लिमिटेशन है, फिजिकल डिजॉर्डर्स है, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो वहीं पे साइकोलॉजी का यूज़ तो है ही। ओके, फिर लास्ट में हमारा एक और है आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स। तो इसमें देखो, अगर पता होता है कि किस तरीके का एस्थेटिक डिज़ाइन लोगों को सेटिस्फाई करेगा, तो उसके मेंटल और फिजिकल स्पेस में क्या चल रहा है वो जानना पड़ेगा। मतलब किसी को अगर अपनी बिल्डिंग के मतलब डिज़ाइन से अपने क्लाइंट को इम्प्रेस करना है
तो पता रहना चाहिए कि क्लाइंट कैसे सोचता है, क्लाइंट के मन में क्या चल रहा है, क्लाइंट को क्या पसंद है। और ये चीज़ जब हम क्लाइंट के साइकोलॉजी को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तभी पता चलेगा। सो एनी आर्किटेक्ट, शी और ही मस्ट satisfy her or his clients by providing mental and physical space through her design and satisfy aesthetically. So psychological knowledge helps in big way in designing all mechanical device and displays. तो इसी तरीके से जो आर्किटेक्चर है वो लोग किसी भी बिल्डिंग के, किसी के घर के डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो वो साइकोलॉजिकली प्लीजिंग बनाएंगे कि आप ऐसे करोगे तो ये आपके लिए फ़ायदा होगा, आप ये डोर रखोगे, 3 डोर रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो हो सकता है 3 डोर बनाने में खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, उसको 2 ही डोर चाहिए था, लेकिन जब आप बताएंगे कि 3 डोर से आपको ये मदद मिलेगा, उसका फ़ायदा बोल दिया आपने, उसके मन को प्लीज़ हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो वो आपसे काम करा लेगा। सेम गोज़ विथ इंजीनियर्स भी हमारी ये जो मैकेनिकल डिवाइस है, जो आपके सोशल मीडिया है, ये कैसे डिज़ाइन किया है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, ये जो हम एल्गोरिथम इतनी सारी बात करते हैं, ये सब साइकोलॉजी ही तो है, सब कुछ साइकोलॉजी है और सब में साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी भी सब कुछ की मदद लेता है अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, फॉर द ह्यूमन, बाय द ह्यूमन एंड क्या था, ऑफ द ह्यूमन, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, लेकिन मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब टफ कुछ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की क्यूरियसिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता ह्यूमन नेचर के बारे में, बल्कि हमारे जीवन के जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है उनके लिए सॉल्यूशन भी देता है। देखा, मैं ज़्यादा एक लगातार बात कर रही हूँ ना, इसलिए मैं बीच में अटक जाती हूँ, मतलब ज़्यादातर बात करने से ऐसे हो जाता है। सो सिर्फ और सिर्फ क्यूरियसिटी को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, बल्कि हमारे जीवन में जो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम है उनके सॉल्यूशन भी देता है। सो इसका रेंज कहाँ से है, प्योरली पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर हमारे जो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, विमेन डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप रिलेशन, सब कुछ तक का सॉल्यूशन साइकोलॉजी के पास है। So a psychological analysis of this problem help in both having deeper understanding of the problem and effective solution finding. So जब भी हम साइकोलॉजिकल लेवल पे साइकोलॉजिकल एनालिस करेंगे, हम प्रॉब्लम को भी बहुत डीपली समझ सकते हैं एंड देन हम उनके लिए इफेक्टिव सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। डीपर अंडरस्टैंडिंग, साइकोलॉजिकल एनालिसिस से प्रॉब्लम की डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी और फाइंडिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर मीडिया ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ साइकोलॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सच एज काउंसलर एंड थेरापिस्ट इन टेलीविजन। तो कैसे साइकोलॉजी मदद करता है, तो जो काउंसलर्स है, जो थेरापिस्ट है, वो लोग साइकोलॉजिस्ट ही हैं। तो वो लोग टीवी पे आते हैं, वैराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंट बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, और बहुत ही वाइटल सोशल प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। और फिर सोसाइटी में क्या चेंज होना चाहिए, कैसे डेवलपमेंट होनी चाहिए, पॉपुलेशन पॉवर्टी, इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप वायलेंस एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, सारे टॉपिक्स के ऊपर वो लोग अपना ओपिनियन देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, जिससे कि सोसाइटी का मदद हो पाता है। ओके, देन साइकोलॉजिस्ट डाइवर्स मतलब सेटिंग पे वो काम करते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्री में, प्रिजन में, बिजनेस में, मिलिट्री में, और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं। इससे लोगों की हेल्प होती है अलग अलग सेटिंग में, रेस्पेक्टिव सेटिंग में, मतलब जो भी बंदा जिस भी सेटिंग में है, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, जो भी उसका है, उस पर्टिकुलर सेटिंग के लिए भी साइकोलॉजी हेल्प करता है उसके सॉल्यूशन देने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है भाई, कुछ और बचा तो नहीं है। हाँ, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथड्स है साइकोलॉजी के, वो अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, और इससे क्या होगा, आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होगा। और साथ के साथ जब आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे तो आप लोगों के फीडबैक ले पाएंगे, आपका लोगों के कौन सा ओपिनियन के साथ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इसको आप समझ पाएंगे, और आपका जो रिजेक्शन है उसको, बिकॉज वी इंगेज इन व्हाट इज़ कॉल्ड ए डिफेंसिव बिहेवियर, तो अगर आपको रिजेक्शन के भी मिलता है
तो आप डिफेंसिव मोड में ना जाकर उनको एक फीडबैक की तरह देख पाएंगे, क्योंकि आप अपने बारे में जानेंगे। तो आपको जब आप खुद के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी के आपके रिजेक्ट करने पर आपको डिफेंसिव मोड में नहीं चले जाना है, अपने आप को डिफेंड नहीं करना है, बल्कि उसकी जो ओपिनियन है उसको एक फीडबैक की तरह लेके और ये समझना है कि चलो ओपिनियन का क्लैश है, ओपिनियन का कॉन्ट्रडिक्शन है, और अपने आप को और ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। थैंक यू सो मच। यहीं पे चैप्टर ख़त्म।